इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और आज पाठशाला में क्या क्या है, सबसे पहले रोज की तरह आपको वो बता देता हूं। 5वें चरण की वोटिंग के बाद वो ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया हूं जो पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। यूपी की 14 सीटों पर क्या खेला हुआ, बंगाल में 7 सीटों पर से क्या रिपोर्ट आ रही है, आज आपको बताऊंगा। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में वोट डालने निकले मुसलमान क्या बोल रहे हैं, यह भी सुनवाऊंगा। यानी चुनाव से जुड़ी हुई पूरी ग्राउंड रिपोर्ट और हर खबर सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा केजरीवाल पर वो सीक्रेट रिपोर्ट आई जिससे गेम ओवर होना तय है क्या। आम आदमी पार्टी को विदेश से आए चंदे का खालिस्तानियों से क्या कनेक्शन है भाई। केजरीवाल की जान को खतरा, क्या बड़ा हमला होने वाला है केजरीवाल पर, आज इसका भी चैप्टर होगा। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, यह हत्या है या हादसा, इसका सच क्या है। 3 हेलीकॉप्टर में से सिर्फ राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्यों क्रैश हुआ। ईरान के दुश्मन इजरायल और अमेरिका का इस हादसे में कोई रोल है क्या, आज इसकी भी बात होगी। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। गुजरात में एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। चारों आतंकी श्रीलंकन सिटीजन हैं। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे जो उन्हें हमले के लिए टारगेट बताने वाला था। आतंकियों के पास से मिले डॉक्यूमेंट्स में बीजेपी और आरएसएस नेता लिखा हुआ मिला है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के केस में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ा दी है। इस हादसे से जुड़े सीबीआई और ईडी केस के कविता की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में 24 मई को अब सुनवाई होगी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले पर दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर आज आने वाला फैसला टल गया है। अब पटियाला हाउस कोर्ट 27 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। पीड़ित नाबालिग लड़की के बयान वापस लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की है। आगरा में जूता कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। 3 दिनों से यह रेड चल रही है और अब तक 60 करोड़ से ज्यादा कैश गिनती किया जा चुका है। छापेमारी में जूते के डिब्बों और थैलों से जब्त किए गए बाकी के कैश की गिनती अभी पूरी नहीं हो पाई है। कैश इतना ज्यादा है कि नोटों की गिनती के लिए बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास 5th फेज की वोटिंग की वो ग्राउंड रिपोर्ट जो पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। यूपी की 14 सीटों पर क्या खेला हुआ, बंगाल में 7 सीटों पर से क्या रिपोर्ट आ रही है, राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में वोट डालने निकले मुसलमान क्या बोले। यानी सबसे पहले चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर का कंप्लीट चैप्टर। जैसे ये क्रिकेट वाला अपना आईपीएल चल रहा है ना, उसी तरह 2024 का चुनाव भी अब प्लेऑफ में पहुंच चुका है। यानी आज 5वें फेज की वोटिंग के बाद सेमीफाइनल और फाइनल, यही 2 राउंड रह गए हैं। 400 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब तक करीब करीब तय हो चुका है कि कौन चैंपियन बनने जा रहा है और कौन 2024 के चुनावी टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। लेकिन आज के 5वें फेज पर इसलिए भी सबकी नजर थी क्योंकि यह फेज ग्लैमर से भरा हुआ और एक से एक हॉट सीट वाला फेज। यही वो फेज है जिसमें अयोध्या में भी वोटिंग हुई है, रायबरेली में भी वोट पड़े हैं। वहां से राहुल गांधी के लिए कितनी टफ फाइट रही यह भी बताऊंगा। राहुल गांधी क्यों आज दिन भर रायबरेली में बूथ बूथ घूम रहे थे। रायबरेली के साथ अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए भी आज वोट पड़े हैं। स्मृति ईरानी की आज गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा से कैसी भिड़ंत हो गई। बृजभूषण शरण सिंह की सीट पर आज वोट पड़े तो वहां क्या हुआ है। सिंगापुर से आई लालू की बेटी सारण में हारेंगी या जीतेंगी। इन हॉट सीट्स में आज कैसा क्या माहौल रहा वो सब आपको बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि मुंबई में आज बड़े बड़े स्टार्स कैसे आज वोट डालने के लिए निकले थे। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय से लेकर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सब ने, बॉलीवुड के स्टार्स ने कैसे वोटिंग की। लेकिन पहले आप 5वें चरण की वीआईपी वोटर्स की एक झलक देखिए, फिर आपको बताऊंगा 5 फेज के बाद 2024 के चुनाव का नया कैलकुलेशन क्या है।
आज का जो ये तिलक है वो इस तिलक से बड़ा होता है, क्योंकि आज डेमोक्रेसी, आज प्रजातंत्र का महोत्सव है। मतदान नहीं किया तो शिकायत करने का अधिकार नहीं। प्रॉब्लम्स दो वजह से होते हैं। एक इज यू एक्ट विदाउट थिंकिंग और यू जस्ट कीप थिंकिंग और एक्ट नहीं करते। मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया। हम सब इस उत्सव में भाग लें, हम सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाएं। दरअसल आज 5th फेज की बहुत इंपॉर्टेंट वोटिंग थी, लेकिन आज गर्मी भी बहुत जबरदस्त थी बॉस। 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, आसमान से जैसे आग बरस रही थी और जमीन से ऐसा लग रहा था कि गर्मी फेंक रहा है। फिर भी वोटिंग के लिए उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह 6 बजे से लाइन लग गई, 9:30 बजे सुबह तक अच्छी खासी वोटिंग हो गई। लोगों को भी लगा कि इतनी गर्मी में कौन दिन में जाएगा, बहुत सुबह सुबह लगो लाइन में। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है, महिलाएं और बुजुर्ग सब पहुंचे हुए। इसके बाद गर्मी बढ़ी तो लोग थोड़ा धीरे धीरे कम हो गए। दोपहर में तो टेम्परेचर 45-47 डिग्री चला गया, गर्म हवा चलने लगी, लू के थपेड़े, उसमें कौन निकलता वोट डालने, तो कुछ ही वोटिंग हुई। इसके बाद शाम को फिर से लाइन लगी और लोगों ने वोट डाला। आज जिन 49 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें 8 राज्यों की सीटें शामिल हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 13 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में वोटिंग पूरी हो गई। यूपी में आज 14 सीटों पर वोट पड़े हैं। यूपी में अभी 27 सीट और बचे हुए हैं वोटिंग के लिए। इस चरण में बिहार की 5 और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोट पड़ गया। ओडिशा की 5 सीटों के अलावा विधानसभा की 35 सीटों के लिए भी वोट पड़े हैं। इसके अलावा झारखंड की 3 सीट, जम्मू कश्मीर की बारामूला और लद्दाख में भी आज वोटिंग हुई है। आने वाले 2 चरणों में हिंदी हार्टलैंड और पूर्वी भारत में पड़ने वाले राज्यों में वोटिंग होगी। बीजेपी को तो फुल कॉन्फिडेंस है कि वो पिछली बार के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। बीजेपी की कॉन्फिडेंस का एक उदाहरण तो खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। यूपी में आज 14 सीटों पर वोटिंग चल रही थी, जिसमें राहुल गांधी की रायबरेली की सीट भी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ यूपी में नहीं, हरियाणा में प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे कि 14 की 14 सीटें बीजेपी को ही जिताना है, इसलिए वो हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं। सुनिए सीएम योगी को, फिर आपको बताऊंगा कि अगर योगी ने ऐसा कहा है तो क्या राहुल गांधी रायबरेली की सीट भी हार जाएंगे क्या? देखो, आज यूपी में 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है। मुझे मालूम है 14 की 14 हमारे पास आनी, तो मैं हरियाणा में प्रचार करने के लिए आया हूं, क्योंकि जनता जब साथ में खड़ी है, जनता का आशीर्वाद साथ में है, तो काहे की चिंता करनी है। प्रभु की कृपा है ही, मोदी जी का नाम है और बाकी जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, परिणाम जनता जनार्दन दे रही है। यानी सीएम योगी कह रहे हैं कि भैया मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 14 की 14 आज वाली जीत रहा हूं, तो इसलिए हरियाणा में प्रचार करने आ गया। 5वें चरण में यूपी की जिन 14 सीटों पर वोट डाले गए उसमें 13 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। मात्र एक सीट रायबरेली की कांग्रेस के खाते में आई। साल 2019 में बीजेपी को इन सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी ने 14 में से 12 जीती थी और वोट शेयर 42% था। यानी 5 साल बाद बीजेपी की सीट 1 बढ़ी, वोट शेयर 8% से ज्यादा बढ़ गया। इस बार इन 14 सीटों में से 10 पर समाजवादी पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। साल 2014 और 2019 के चुनाव में इन 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था, जबकि मिलकर लड़ रहे थे ये लोग। 5वें चरण का चुनाव यूपी में होने वाले 2 और फेज की वोटिंग पर भी असर डालेगा। अगले 2 फेज में यूपी के पूर्वांचल की 27 सीटों पर वोट पड़ने। बीजेपी इस बार न सिर्फ यूपी में पिछला प्रदर्शन दोहराने का दावा कर रही है कि नहीं हम तो 14 में से 13 क्या 14 में से 14 जीत लेंगे, बल्कि यह भी कह रही है कि रायबरेली जैसी सीट जो पिछली बार हार गए थे वो जीतेंगे, तभी ना 14 में से 14 होगा। यूपी का यह फेज इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई बड़े दिग्गजों की सीट शामिल है। जैसे रायबरेली से राहुल गांधी, उनकी सीट है, उस पर आज वोटिंग हो गई। अमेठी से स्मृति ईरानी की सीट पर वोट पड़ गए हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह की सीट, इस पर भी वोटिंग पड़ गई। बृजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज, यहां वोट पड़ गए हैं, उनके बेटे यहां से उम्मीदवार हैं। राम मंदिर की चर्चा के बीच आज फैजाबाद में वोटिंग हुई है। इस सीट पर बीजेपी के लल्लू सिंह मैदान में उतरे हुए हैं। इसमें खास तौर पर रायबरेली की सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है क्योंकि पिछली बार अमेठी से हारने वाले राहुल गांधी केरल की वायनाड के साथ रायबरेली की सीट से भी उतर गए हैं। आज वोटिंग वाले दिन राहुल गांधी दिन भर रायबरेली के बूथ घूम रहे थे। सोचिए ये हालत हो गई है इन लोगों की।
कि पूरा कुनबा प्रचार कर रहा है रायबरेली में, पूरी फैमिली पहुंची है, बड़े नेता पहुंचे हैं और आज राहुल गांधी को बूथ बूथ घूमना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने रायबरेली में हनुमान मंदिर में दर्शन किए, मंदिर में हनुमान जी की पूजा की और उसके बाद रायबरेली में पोलिंग बूथ की तरफ निकल गए। रायबरेली के बारे में कांग्रेस दावा कर रही है कि यहां से राहुल गांधी आराम से जीत जाएंगे, लेकिन आज स्थिति यह थी कि राहुल गांधी को पोलिंग बूथ के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। राहुल गांधी पोलिंग बूथ पर जाकर स्थिति देख रहे थे। जिस रायबरेली अमेठी को ये लोग सोचते थे कि यहां तो मतलब गए भी नहीं तो भी जीत जाएंगे, वहां आज बूथ बूथ घूम रहे हैं, ये हालत हो गई। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि रायबरेली में चुनाव एक तरफा है, बॉस ऐसा मामला होता तो बूथ बूथ ना घूमना पड़ता इनको। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। राहुल गांधी को भी आज इस बात का अंदाजा हो गया होगा, जब राहुल गांधी बछरावा में पोलिंग बूथ के पास पहुंचे तो वहां राहुल गांधी वापस जाओ और जय श्री राम और घर घर मोदी के नारे लगने लगे राहुल गांधी के सामने। देखिए जरा क्या हुआ है। रायबरेली में आज राहुल गांधी का स्वागत एक मील के पत्थर ने भी किया, जिस पर लिखा था वायनाड 2000 किलोमीटर दूर। कांग्रेस गेस्ट हाउस के पास रोड पर वायनाड 2000 किलोमीटर लिखा हुआ माइलस्टोन नजर आया। रायबरेली में यह पत्थर प्रयागराज हाईवे पर भुएमऊ गांव के पास लगाया गया था। भुएमऊ में कांग्रेस का गेस्ट हाउस है, गांधी परिवार यहीं रुकता है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने माइलस्टोन को हटा दिया। रायबरेली में आज वोटिंग के दौरान बवाल भी हुआ। रायबरेली में सदर तहसील में बेला खरा इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों को पर्ची बांट रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान बीजेपी कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह के भाई पर आरोप लगा कि कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे और पर्चियों से भरा बस्ता लेकर फरार हो गए। कांग्रेस समर्थकों ने बीजेपी पर गुंडई करने का आरोप लगाया। रायबरेली लोकसभा सीट सालों से कांग्रेस के पास है। सोनिया गांधी यहां से लगातार सांसद बनती रही हैं, उसके बाद भी रायबरेली की हालत बहुत अच्छी नहीं। रायबरेली के मैनूपुर गांव में ग्रामीणों ने मतदान का ही बहिष्कार कर दिया। गांव वालों का कहना है कि रोड ही नहीं है तो वोट किस बात का। राहुल गांधी खुद इस गांव में पहुंचे और मतदाताओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं पाई। गांव वाले लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। गांव वाले सड़क के लिए लिखित आश्वासन की मांग पर अड़ गए। सुनिए किस तरह से वहां नारेबाजी हुई है। गाड़ी सामने खड़ा है रोड पे। तो यानी राहुल गांधी के लिए आज बहुत अच्छा दिन ऐसे तो नजर नहीं आया। कम से कम वोटिंग हो गई हो तो पता नहीं, लेकिन बताइए इतने साल में रोड नहीं दे पाए हैं ये लोग और लोगों को कहना पड़ रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और रायबरेली में ये लोग वोट मांगने गए हुए हैं। रायबरेली के नतीजे क्या होंगे इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। खैर नतीजे तो 4 जून को पता चली जाएंगे, लेकिन रायबरेली की जनता ने किन मुद्दों के आधार पर मतदान किया उसको लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हमने देश के विकास को देखा, उस हिसाब से अपना मतदान दिया। हमने तो कहा देश की रक्षा हो, देश आगे जाए, देश की प्रगति को, देश के विकास को लेकर आपने वोट किया है। हाँ जी। अरे भाई जिसके फॉलोअर हम उसको वोट देंगे, उसको जिताएंगे। हमारी इच्छा थी कि जो सरकार अच्छी चल रही उसी को वोट दो। देश के विकास को लेकर के जो चीजें आपने देखी हैं, अभी राम मंदिर है, बहुत सी चीजें वैसे भी अभी होने वाली भी हैं, ये सब देख के वोट दिया हमने। बदलाव चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए, नया चाहिए। जब से ये सरकार आई है, ठीक है, तब से जो गुंडा राज था ये सब खत्म हो गया है। यानी हमारे कैमरे पे तो लोग विकास की बात कर रहे हैं, रायबरेली में बदलाव की बात कर रहे हैं, और वहां क्या हो रहा है ग्राउंड पे वो भी आपने देख लिया। यानी रायबरेली का चुनाव एक तरफा तो नहीं है, ये समझ में आने लगा है। अच्छा, रायबरेली के बगल में अमेठी की सीट है जहां से स्मृति ईरानी ने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था। राहुल गांधी तो इस बार अमेठी से नहीं लड़े, लेकिन स्मृति ईरानी डटी हुई हैं और वो आश्वस्त भी हैं कि अमेठी में अब राहुल गांधी का क्या पूरे गांधी परिवार का बोरिया बिस्तरा बन चुका है। गांधी परिवार ने इस बार राहुल या प्रियंका को अमेठी से न लड़ाकर अपने करीबी केएल शर्मा को स्मृति के सामने उतारा, जिससे अगर केएल शर्मा हारे तो गांधी परिवार को यह सुनना न पड़े कि स्मृति ईरानी ने उन्हें फिर हरा दिया। कांग्रेस दावे तो कर रही है कि केएल शर्मा की स्मृति को हरा देंगे, लेकिन केएल शर्मा की कोई ज्यादा चर्चा भी नहीं हो रही। स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा बहुत ही कमजोर कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, जबकि स्मृति ईरानी ने दमदार तरीके से जैसे पिछले चुनाव में प्रचार किया, लड़ी, वैसे ही ये चुनाव भी लड़ रही हैं।
अब तो स्मृति ईरानी का अमेठी में घर भी हो चुका है और वो पहली बार वहां की वोटर भी हो गई हैं। सुनिए स्मृति ईरानी ने मतदान करने के बाद क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा अमेठी की जनता किस मुद्दे पर मतदान करती पाई गई। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक नेता को अपना समर्थन दिया। अमेठी की हाई प्रोफाइल सीट पर वोटिंग के दौरान बवाल भी हुआ। बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा पर वोटिंग के दौरान प्रचार करने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी पोलिंग का जायजा ले रही थी। इसी दौरान तिलोई विधानसभा के रास्ता मऊ में बूथ नंबर 155, 156 और 157 पर यह विवाद हुआ। वहां भीड़ देखकर स्मृति ईरानी ने कहा कि क्या इस तरह से प्रचार हो सकता है। इसके बाद अधिकारियों ने वहां से लोगों को हटा दिया, तो बवाल वहां भी हुआ। अमेठी में इस बार सिर्फ स्मृति ईरानी की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जिन केएल शर्मा को स्मृति के सामने उतारा वो बहुत चर्चित व्यक्ति नहीं है और पॉपुलैरिटी में स्मृति के सामने नहीं टिकते। हमने अमेठी के मतदाताओं से उनके मुद्दे जानने की कोशिश की, क्या सोचकर पब्लिक अमेठी में वोट करने निकली भाई। देखिए अमेठी की ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा अमेठी का चुनाव किस तरफ जा रहा है। भगवान राम अगर आए हैं तो उनको उनके चरणों में एक वोट हमने समर्पित किया। राम मंदिर। आपको लगता है कि राम मंदिर मुद्दा है? जी। आपने राम मंदिर के मुद्दे वोट किया है? जी। आपका मुद्दा राम मंदिर था? हाँ, राम मंदिर। आपको लगता है कि ये बड़ा काम हुआ है? हाँ, बहुत बड़ा काम हुआ है। तो ये मुद्दा है इस बार? अरे हम लोग के आगे तकदीर बनावे और क्या हम लोग के चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं भाई, हम लोग के तो यही है। क्या मुद्दा था आपके दिमाग में? जो भगवान राम का है वो हमारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पहली बात तो ये है कि हम विकास को सोचते हैं, हम महिलाएं अपनी सुरक्षा और अपने विकास को दृष्टिगत रखते हैं। मुद्दा था राम का मंदिर बन गया, इससे अच्छा क्या होगा बताइए आप। भाई राम का मंदिर बनना आसान काम है। देश विकास की प्रगति पर है और 500 वर्ष बाद मंदिर का निर्माण हुआ। जब निर्माण हुआ तो सब उन्हीं के ऊपर कृपा है राम की, सबके ऊपर। हमने भी भगवान राम के लिए योगी के कानून पे, योगी कानून सही है। हमने राष्ट्र हित के नाम पे और देश हित के नाम पे वोट किया। राय बरेली और अमेठी दोनों जगह की जो आप भावनाएं वोटर की हैं वो आप देख रहे हैं। राम 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 कर रहे हैं लोग। इस बार जब राम की बात हो ही रही है तो इस बार अयोध्या सीट पर भी लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। राम मंदिर बनने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अयोध्या में जिस तरह से विकास हुआ है, अयोध्या का कायाकल्प हुआ है, वो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। अयोध्या का मुस्लिम मतदाता इस मुद्दे पर क्या सोच रहा है, भाई हिंदू क्या सोच रहा है वो तो एक अंदाजा लग जाता है, लेकिन राम मंदिर के बाद बनने के बाद अयोध्या का मुसलमान क्या सोच रहा है। देखिए जरा अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट, फिर आपको मुंबई की ग्लैमरस वोटिंग दिखाऊंगा और महाराष्ट्र में जहां पर 48 सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो चुकी वहां का गणित भी बताऊंगा। भगवान श्री राम से सबको लगाव है, कोई विरोध नहीं है और काम भी ठीक हो रहा है। सब अच्छा, जो अच्छा विकास करे वो अच्छा होगा। मिला तो है, बहुत मिला, सब चीज अच्छा सब हो रहा है। काम तो बहुत अच्छा हुआ है अयोध्या में, हाथ लाइन से जो है सुविधा हुई है, चीज सहूलत हुआ है, काम तो बहुत अच्छा हुआ है। हमारे देश का प्रभु श्री राम कण कण में सदैव रहे। कोई कहे अगर कि राम थे नहीं, लाए गए हैं, तो एक काल्पनिक अपवाद है। राम सदैव थे और सबके मन में थे। अब दिल की बात हमारे मोदी जी जाने क्या मोदी जी समझते हैं? समझते हैं। मोदी जी से जुड़ रहे हैं आप लोग की नहीं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। कि हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है वो अनएम्प्लॉयमेंट। मोदी से जुड़ पाते हैं इस बार? तो अयोध्या में मुसलमान भी मोदी मोदी बात कर रहा है। खैर यूपी के साथ साथ बिहार में आज 2 हाई प्रोफाइल सीट पर भी वोटिंग हुई है। इसमें सारण और हाजीपुर की सीट शामिल है। सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी और हाजीपुर से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। सारण सीट पर पोलिंग बूथ पर जबरदस्त भीड़ नजर आई। सारण सीट पर वोटर्स ने किन मुद्दों पर वोट डाले, सारण सीट से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। बहुत सहारा किया है, बहुत सहारा किया है, राशन से सब दिया है। मुद्दा यही कि हम जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे बात किया जाए, कुछ नया हो, नया जो अब यही सरकार भी बने तो नया कुछ हो। देखिए अभी परिवर्तन होगा कि क्या होगा, अभी अपने समझ में आ जाएगा। काम हो रहा है ठीक से? हाँ हाँ हो रहा है। अच्छा, काम से संतुष्ट है अभी जो चल जी रहा है? जी अच्छा से। ये सारण के लोगों की एक भावना आपको दिखाई। 5वें चरण में आज ओडिशा में भी वोटिंग हुई।
ओडिशा वो राज्य जहां बीजेपी कमाल दिखा सकती है कहा जा रहा है, जहां बीजेपी के बढ़ने का स्कोप है। क्योंकि आप देखिए आज ओडिशा की जिन 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे थे, उन 5 सीटों में बीजेपी 2014 में सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। लेकिन 2019 में बीजेपी ने जबरदस्त कमबैक किया और बीजेपी ने 5 में से 3 सीटें जीत ली और बीजेडी 4 से 2 पर सिमट गई। ओडिशा में बीजेपी के दायरे को बढ़ाने के लिए खुद पीएम मोदी मैदान में। आज पीएम मोदी ने ओडिशा की पुरी में रोड शो किया। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा मैदान में है। संबित पात्रा जो वो डिबेट से गायब हुए, वो सीधा चुनाव के मैदान में चले गए। ओडिशा में पीएम मोदी ने 2 रैलियां भी की। लोकसभा चुनाव में भी ओडिशा की पूरी सीट काफी चर्चा में है। करीब 2 दशक से अधिक समय से पूरी सीट नवीन पटनायक की बीजू जनता दल का गढ़ रही है। लेकिन पिछली बार बीजेपी के संबित पात्रा ने बीजेडी को कड़ी टक्कर दी थी। संबित पात्रा करीब 11,000 वोट के अंतर से चूक गए थे। लोकसभा चुनाव के हिसाब से 11,000 वोट का अंतर काफी कम माना जाता है। इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा होगा। आप देखिए पुरी में पीएम मोदी का जो रोड शो हुआ, उसमें कैसे जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। सुबह सुबह 8 बजे से पीएम मोदी को देखने के लिए सड़क किनारे लोग खड़े हो गए। देखिए ओडिशा के पुरी से एक रिपोर्ट। ओडिशा और बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जहां से बीजेपी को बड़ी बढ़त की उम्मीद है। बंगाल के बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको मुंबई का हाल दिखा देता हूं, जहां आज 5वें फेज में 6 सीट पर वोट पड़े हैं। इसमें मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई साउथ की सीट शामिल है। इन 6 सीटों में से पिछली बार सभी सीटें एनडीए ने जीत ली थी। 3 बीजेपी के खाते में गई थी, 3 शिवसेना के पास गई थी और 6 की 6 सीटों पर एनडीए को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन इस बार 3 सीट पर बीजेपी लड़ रही है और 3 सीट एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास है। मुंबई साउथ, मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आमने सामने है। दोनों पार्टियों के बीच मुंबई की सियासी विरासत पर फैसला होना है, जबकि मुंबई नॉर्थ में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुकाबला है। बाकी 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इन 6 लोकसभा में 36 विधानसभा सीट और 36 में से 23 सीटें एनडीए के पास हैं। 13 सीटें इंडी गठबंधन के पास हैं। मुंबई शिवसेना और ठाकरे परिवार का गढ़ रही है, लेकिन शिवसेना में टूट के बाद पहली बार मुंबई में चुनाव हो रहे हैं और यह ठाकरे परिवार के लिए साख की लड़ाई है, क्योंकि इस चुनाव से ठाकरे परिवार और उनकी नई शिवसेना की ताकत का पता चल पाएगा। आज मुंबई में उद्धव ठाकरे ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। यह पहला मौका है जब उद्धव ठाकरे और उनके परिवार ने कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वोट दिया होगा। शायद उद्धव ठाकरे का बंगला बांद्रा ईस्ट में आता है। यह इलाका मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा के तहत आता है और सीट बंटवारे में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई। यहां से कांग्रेस ने वर्षा गायकवाड़ को उतारा हुआ, तो शायद पहली बार ठाकरे परिवार ने कांग्रेस के लिए वोट किया होगा। यह भी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। मुंबई के लोग आज की वोटिंग के बाद क्या कह रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन पहले आपको मुंबई की वोटिंग की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि आज सारे स्टार्स भी वोट डालने के लिए निकले। अमिताभ बच्चन पहुंचे और पूरे परिवार के साथ उन्होंने वोटिंग की है। सलमान खान पहुंचे, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन सब लोग पहुंचे थे। धमकियों के बीच सलमान खान भी आज घर से निकले और उन्होंने भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग की। सलमान खान जब पोलिंग बूथ से निकले तो वो पूरी तरह सुरक्षा घेरे में नजर आए। शाहरुख खान भी अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। इसके अलावा आमिर खान ने भी वोट डाला, उनके साथ किरण राव भी नजर आई। एक्टर रणबीर कपूर भी पोलिंग बूथ की लाइन में अपने मतदान का इंतजार करते हुए नजर आए। एक्टर ऋतिक रोशन भी अपने परिवार के साथ पहुंचे, उन्होंने भी वोटिंग की। करीना कपूर, सैफ अली खान, संजय दत्त, सचिन तेंदुलकर सब ने आज वोटिंग कर ली। इसके अलावा कियारा आडवाणी पहुंची थी वोट डालने के लिए। तो इन स्टार्स ने कहा, क्या कहा पहले सुनिए, फिर आपको पब्लिक मुंबई की क्या बोल रही है वो भी दिखाता हूं। मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे
एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया। मेरे भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण हैं आप। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए। यूथ के लिए यही कि हर एक को मतदान करना चाहिए। बस मतलब हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम आए और वोट करें। आइए और अपना वोट कास्ट कीजिए, ये अपने देश के भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Study the candidates before you vote. Know what you're voting for. भाई देश को अच्छी सरकार चाहिए, वोट देना है ये हमारा हक बनता है और अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम मिलेगा। लेकिन मुंबई में आम वोटर्स के क्या मुद्दे रहे, इस पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने मुंबई के वोटर्स से भी बात की। ज्यादातर वोटर्स ने कहा कि लोकल कैंडिडेट की बजाय उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डाला है। मुंबई से एक रिपोर्ट देखी। सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर है। सिक्योरिटी फॉर इंडिया, मोदी जी डेवलपमेंट। मेरे लिए तो विकास मुद्दा है। जो कुछ चेंजेज लाए वो मुद्दे भाई साहब। विकास मुद्दा होगा, मंदिर तो ऑलरेडी चल ही रहा है मुद्दों में मुद्दा, बट मुद्दा नहीं चाहिए हमें विकास चाहिए। सिक्योरिटी के मुद्दे पर हमने वोट किया है। ये भी हिस्सा है, मंदिर बना और ब्रिज बना, रास्ता बना, ये सब एक विकास के तौर पर आया है। आर्टिकल 370 तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कश्मीर को पूरे देश के साथ जोड़ना। ठीक है, विकास है, गरीबी है, महंगाई कुछ नहीं, एक पार्टी को वोट देंगे अपना पसंद। तो महंगाई तो बढ़ती रहती है सब, बट देन वो प्राइमरी हमारा एजेंडा नहीं है टुवर्ड्स वोटिंग। लेकिन रोने की आदत पड़ी है ना, क्या करोगे इसको? तो मुंबई में लोग क्या कह रहे हैं आपने वो भी देखा। आज की वोटिंग में बंगाल की भी 7 सीटों पर वोट पड़े हैं बॉस। इन 7 सीटों में से पिछली बार 4 टीएमसी ने जीती थी और 3 बीजेपी ने जीती थी। 2014 में बीजेपी इन 7 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और वोट शेयर 17% था। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी ने लंबी छलांग लगाई, 3 सीटों पर टीएमसी को हरा दिया और वोट शेयर 17% से बढ़ाकर 42.4% कर लिया। जबकि 2014 के मुकाबले 2019 में टीएमसी का वोट शेयर 45.9% से घटकर 44.7% रह गया। बंगाल में मुख्य लड़ाई ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ही है। बंगाल में इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बंगाल को लेकर बीजेपी का दावा है कि पिछली बार से ज्यादा सीटें उसे मिलेंगी, जबकि टीएमसी के अपने दावे हैं। इसके बीच में बंगाल की जनता के मन में क्या है, बंगाल से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, रास्ता, पानी, इसके ऊपर हम लोग वोट डालेंगे। सुरक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, यही दाएं मैडम जी। बेरोजगारी जितनी कल खाना इंडस्ट्री है सभी सारा बंद पड़ी हुई है। देश हित के मुद्दे पर डाला। देश हित के यहाँ पर मूल मुद्दा है कि हमारे समाज का विकास हो तो हम सबका विकास होगा। 5वें चरण में जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर भी वोटिंग हुई। इस सीट पर पिछले कई चुनाव की वोटिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि ये वही बारामूला सीट है जो लंबे वक्त तक आतंकवाद की जकड़ में रहा, जहां लोग आतंकियों के डर के वजह से वोट डालने नहीं निकलते थे। उस सीट पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज पहली बार वोटिंग में बम्पर जंप दिखा। बारामूला में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यानी अगर आप देखेंगे कि बारामूला में जो लोग पूछते हैं ना अनुच्छेद 370 हटा, क्या ही हो गया, क्या फर्क पड़ गया, ऐसा क्या तूफान आ गया, इस बारामूला की सीट को आप देखेंगे तो आपको सारा हिसाब समझ में आ जाएगा कि बारामूला क्या बता रहा है अनुच्छेद 370 हटने को लेकर। वोटिंग परसेंट देखिए, वोटिंग प्रतिशत, इसको आप देखेंगे बारामूला के अंदर 2014 में वोटिंग प्रतिशत था 39.13%। 2019 में यह घट गया और यह घटकर हो गया 34.89, यानी ऑलमोस्ट 35%। लेकिन आज कितना वोट पड़ा है आपको पता है बारामूला में? 2024 में, और अभी फाइनल डेटा आना बाकी है, 2024 में अभी तक के डेटा के मुताबिक बारामूला में 59% वोटिंग है। 59%। यह है 370 हटने का असर। यह है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को गले से पकड़कर रगड़ देने का नतीजा, कि जिस बारामूला को आतंकवाद के नाम से जाना जाने लगा था, वहां लोग कहां 39 और 35% छोड़ के 60% के पास पहुंच गया वोटिंग। बारामूला में शांतिपूर्ण मतदान रहा, कोई आतंकी संगठन वोटर्स को धमका नहीं पाया। जबकि 1990 के दशक में इस सीट पर यह हाल था कि 1989 में यहां 5% वोटिंग हुई थी, 5.48%। सोचिए कहां 5.5% और कहां आज ऑलमोस्ट 60%। इसी तरह से श्रीनगर का हाल देखिए। श्रीनगर में कुछ दिन पहले वोट डाले गए थे। श्रीनगर में वोटिंग अगर आप देखेंगे, ये आपको बारामूला का बताया ना, अब जरा श्रीनगर का देखिए। श्रीनगर का भी आपको दिखाता हूं, कश्मीर में क्या बदल रहा है आपको दिखेगा।
2014 में श्रीनगर में कितनी वोटिंग हुई थी? 26% मतदान हुआ था। 2019 में कितनी वोटिंग हुई थी? मात्र 14%, 14.5% वोट पड़ा था। और 2024 में बॉस, 2024 में अभी तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 38.5% मतदान, और ये और ऊपर जाएगा। यानी लगातार वोटिंग परसेंट जो है वो बढ़ रहा है। बारामूला में आज जब वोटिंग हुई तो पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइंस थी। वोटिंग की लाइन में महिलाएं भी थी। वोटर्स ने खुद बताया कि अब कोई बॉयकॉट की धमकी नहीं है। वोटर्स अब बदलाव चाहते हैं और वो लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेकर बदलाव लाना चाहते हैं। एक वोटर ने बताया कि वो 40 साल बाद वोट डालने आए। वोटर्स बता रहे हैं कि वोटिंग को लेकर ऐसा उत्साह उन्होंने पहले इस इलाके में कभी नहीं देखा था। कश्मीर में कैसे बदलाव हो रहा है उसकी एक और तस्वीर देखिए। बारामूला में आतंकी कमांडर का परिवार भी वोट डालने के लिए निकला। आतंकी कमांडर के भाई ने मतदान किया और अपने आतंकी भाई से आतंकवाद की राह को छोड़ने की अपील की। आतंकी के भाई ने लोगों से भी मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। जो लोग पूछते हैं कि कश्मीर में क्या बदला है, यह बदला है बॉस। जो लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, देश के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, यह बदला है। इधर 5वें चरण का वोट निपट गया, उधर बाकी चरण के चुनाव में जबरदस्त टक्कर चल रही है। इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर प्रधानमंत्री लगातार यह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो धर्म के आधार पर वो मुसलमानों को आरक्षण देगी। पीएम मोदी के इन दावों के बीच राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। यह वीडियो 12 से 13 साल पुराना है। खुद पीएम मोदी ने इस वीडियो को ट्वीट भी किया है। हमने भी जब चेक किया तो हमें कई ऐसे न्यूज आर्टिकल मिले जिसमें राहुल गांधी यूपी में साल 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए मुस्लिम आरक्षण देने की वकालत कर रहे थे। हमें राहुल गांधी के कुछ ऐसे भाषण भी मिले जिसमें वो रैलियों में मुस्लिम आरक्षण देने का वादा करते हुए वोट मांग रहे थे। एक बार सुनिए राहुल गांधी के पुराने बयान, फिर आपको बताऊंगा राहुल गांधी के इन पुराने वीडियो पर पीएम मोदी ने क्या कहा है। मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया अगर मैं होता मैं ज्यादा करता, मगर आप थे, 3 बार थे, क्यों नहीं किया? पत्रकारों ने मुलायम सिंह यादव जी से पूछा, मुलायम सिंह यादव जी आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हो? जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं वो विकास के अंदर शामिल नहीं हुए हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में? सन्नाटा जैसे अभी है, सुनो, ऐसा सन्नाटा, कोई जवाब नहीं मिला। रशीद मसूद जी ने भी कहा उनको पार्टी से निकाल दिया क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई आरक्षण होना चाहिए। राहुल गांधी के इन पुराने वीडियोस का जिक्र पीएम मोदी ने भी अपनी रैली में किया, क्योंकि वो जब बोले कि भाई इनका थॉट प्रोसेस ये है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना, तो नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए सब, वो जो फर्जी फैक्ट चेकर से लेकर सारे लोग। अब ये पुराने वीडियोस निकल कर आ रहे हैं। बाकी इतिहास तो हमने आपको बताया ही था कि कैसे पिछले पहले जब सरकारें रही राज्यों में तो इन्होंने ट्राई किया। अब पीएम मोदी ने ट्वीट भी कर दिया और कहा कि कांग्रेस SC ST OBC का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती। पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को कांग्रेस के इन शब्दों और वादों को सुनना चाहिए। उन्होंने और क्या कहा एक बार आपको सुनवाता हूं। अच्छा अभी नहीं आई ये बाइट, आपको आगे सुना देंगे। इस वक्त वोटिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट भी आ रहा है, वो भी आपको बता देता हूं। 5वें चरण की 49 सीटों पर अभी तक 57.6% मतदान की खबर आ रही है। बंगाल में सबसे ज्यादा 73% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 58% वोटिंग की खबर है। ओडिशा में 61%, महाराष्ट्र में 49.15% वोटिंग की खबर है। यानी अभी तक टोटल जो है वो कहा जा रहा है कि करीब 58% के आसपास वोटिंग हुई है, और ये अभी फाइनल आंकड़ा नहीं है, ये और बढ़ेगा ये माना जा सकता है। यानी पिछली बार जो 60% के आसपास मतदान था वहीं पर यह आंकड़ा जाकर रुकेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन यहां पर अब सवाल यह है कि भाई ये आंकड़ा कहीं भी जाकर रुके, अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कहां जाकर रुकेंगी? केजरीवाल पर वो सीक्रेट रिपोर्ट आई जिससे गेम ओवर होना तय है क्या? आम आदमी पार्टी को विदेश से आए चंदे का खालिस्तानियों से कोई कनेक्शन है क्या? केजरीवाल की जान को खतरा, क्या उन पर बड़ा हमला होने वाला है क्या? अब इसका चैप्टर
जब से अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे हैं तब से रोज कोई ना कोई उनसे जुड़ा बवाल विवाद चल ही रहा है। पहले उनके सीएम आवास में उनकी महिला सांसद की पिटाई का आरोप लगा, जो इतिहास में कभी किसी सीएम आवास में नहीं हुआ होगा। फिर जिसने पिटाई की थी उसे लेकर केजरीवाल घूमते दिख गए। जब पूरी तरह से घिर गए तो कहने लगे कि स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला केजरीवाल को फंसाने की साजिश है। स्वाति मालीवाल तो बीजेपी की एजेंट हैं, लेकिन अब केजरीवाल का नया मामला खुलता दिख रहा है। यह मामला भी ऐसा है जिसका खुलासा होने से पूरी आम आदमी पार्टी बहुत गंभीर आरोपों से घिर गई है। पहली बार आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग पर एक सीक्रेट रिपोर्ट आई है और इस सीक्रेट रिपोर्ट का दावा है कि केजरीवाल की पार्टी ने विदेशों से फंडिंग लेने में नियमों की धज्जियां उड़ाई। यह सीक्रेट रिपोर्ट ईडी की है और इसमें आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसके आधार पर ईडी ने गृह मंत्रालय से इसकी जांच करने के लिए लिखा है। ईडी की तरफ से अक्टूबर 2022 में गृह मंत्रालय को इस मामले में जो सीक्रेट रिपोर्ट भेजी गई है, इस रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास मौजूद है। ईडी की अब तक की जांच में खुलासा हुआ है और आम आदमी पार्टी पर यह गंभीर आरोप लगे हैं कि अमेरिका और कनाडा में फंड रेजिंग कैंपेन के जरिए न केवल फंड जुटाया गया बल्कि विदेशी फंड पर FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत लगाए गए बैन से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने असली दानदाताओं की पहचान भी छुपाई। यह भी आरोप है इसमें। असल में FCRA के नियमों के मुताबिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी विदेशी से फंडिंग नहीं ले सकती, लेकिन ईडी ने आम आदमी पार्टी को विदेश से मिली फंडिंग पर जो डोजियर गृह मंत्रालय को सौंपा उसमें कई हैरान करने वाले खुलासे और बड़े गंभीर आरोप लगे। खुलासा नंबर 1, आरोप कह रहा है कि आम आदमी पार्टी पर यह आरोप है कि उन्हें 7 करोड़ 8 लाख रुपए का विदेशी फंड मिला। खुलासा नंबर 2, आम आदमी पार्टी को यह विदेशी फंड साल 2014 से 2022 के बीच मिलने का आरोप है। खुलासा नंबर 3, आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि विदेशी फंड जुटाने में FCRA के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। खुलासा नंबर 4, आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर आरोप है कि उन्होंने विदेशी फंड को ठिकाने लगाया। खुलासा नंबर 5, आरोप है कि कई डोनर्स के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ। खुलासा नंबर 6, आरोप यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने विदेशी दानदाताओं की असली पहचान छुपाई। खुलासा नंबर 7, आरोप है कि विदेशी फंड सीधे आम आदमी पार्टी के खाते में जमा किया गया। असल में ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के डोनर्स की एक बड़ी संख्या है, लेकिन पहचान छुपाने के लिए कई डोनर्स का एक ही पासपोर्ट नंबर, कई डोनर्स का एक ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्रेडिट कार्ड नंबर दिखाया गया, यह आरोप लगा। जैसे आम आदमी पार्टी को फंडिंग करने वाले 155 डोनर्स ने 55 पासपोर्ट की मदद के जरिए 404 ट्रांजैक्शन की, यानी एक ही पासपोर्ट नंबर पर कई डोनर्स दिखाकर करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए का फंड जुटाया गया। इसी तरह एक ही डोनर्स की पहचान छुपाने के लिए एक ही ईमेल आईडी का कई डोनर्स के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है। सिर्फ 51 ईमेल आईडीज का 201 डोनर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है और इन ईमेल आईडीज की मदद से 636 ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 2 करोड़ 66 लाख रुपए का फंड जुटाया गया। इसी तरह 75 डोनर्स ने 15 क्रेडिट कार्ड्स पर 148 बार ट्रांजैक्शन कर आम आदमी पार्टी को 20 लाख का फंड दिया, यानी यहां भी एक ही क्रेडिट कार्ड का कई डोनर्स के लिए इस्तेमाल होता दिखता है। 21 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर 71 डोनर्स ने 256 बार ट्रांजैक्शन कर करीब 99 लाख रुपए का फंड दिया। यहां भी डोनर्स की असली पहचान छुपाने के लिए एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। अब जब यह सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई और आम आदमी पार्टी से सवाल होने लगे तो उनके लोगों ने किस तरह से आज हमारे चैनल की महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की, आपको वो भी देखना चाहिए। हमारी संवाददाता आकांक्षा खजूरिया ने जब विदेशी फंडिंग पर सवाल पूछने की कोशिश की तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हमारी संवाददाता के साथ बदसलूकी की गई, रिपोर्टर पर हमला किया गया, कैमरा तक तोड़ दिया गया। देखिए वहां पर क्या हुआ है। अच्छा, कैमरा ऐसे कैमरा टूट जाएगा भाई। See what they have done. They're trying to break our camera here. Complete chaos here at the party headquarter. देख रहे हैं आप, ये हाल है। हालांकि बहुत लोगों को आश्चर्य नहीं होगा जब मुख्यमंत्री के घर में महिला सांसद की पिटाई का आरोप जिस पार्टी पर लग रहा हो, मुख्यमंत्री के पीएस पर आरोप लग रहा हो कि उसने महिला सांसद को पीट दिया, तो उसके बाकी के लोग क्या करेंगे वो तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की। आज विदेशी फंडिंग के ऊपर सवाल करने लगे तो आकांक्षा खजूरिया से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बदसलूकी की गई, एक महिला रिपोर्टर से बदसलूकी हुई। इससे पहले ऑपरेशन शीश महल में हुए खुलासे से बौखलाई आम आदमी पार्टी ने पंजाब में हमारी रिपोर्टर भावना किशोर पर फर्जी केस डाल दिया था, गिरफ्तार कर लिया था। वो तो हाईकोर्ट से वो केस
खारिज हो गया, वो FIR फर्जी निकल गई। फिर शीश महल के सामने से रिपोर्टिंग कर रहे हमारे सहयोगी राकेश पांडे पर हमला हुआ था। तो ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। पत्रकारों के साथ ये हो रहा है, सांसद के साथ क्या हो रहा है, पब्लिक सब देख रही है इनका क्या हिसाब किताब है। विदेशी फंडिंग पर ईडी की सीक्रेट रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया। हमेशा की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि जब से पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी ने चंदे में मिले 1-1 रुपए का हिसाब दिया है। सुनिए ईडी की रिपोर्ट पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने क्या कहा, फिर आपको दिखाएंगे अलग अलग मामलों की जांच से केजरीवाल किस तरह बेचैन हो गए। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी ने जब से ये पार्टी बनी है पूरी ट्रांसपेरेंसी से 1-1 रुपए का चंदा लिया है और पूरे ट्रांसपेरेंसी से 1-1 रुपए के चंदे का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को भी दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया है, देश की हर संस्था को दिया है। लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं है कि विदेशी फंडिंग के मामले में दिल्ली के LG पहले ही केजरीवाल के खिलाफ NIA जांच की सिफारिश कर चुके हैं, यानी यह मामला नया नहीं है। इसी तरह के मामलों की जांच से ही केजरीवाल शायद बेचैन है और यह कहकर सिंपैथी जुटा रहे हैं कि उन्हें तो टारगेट किया जा रहा है। सुनिए एक बार केजरीवाल को। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था वहां जाके अबोहर की रैली में, केजरीवाल खालिस्तानी आतंकवादी है। केजरीवाल खालिस्तान बना के वहां का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इतनी वाहियात और इतनी बेवकूफी वाली बात आप प्रधानमंत्री के मुंह से सुनते हैं तो हमें दया आती है अपने देश के अंदर कि कैसे प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से जिस तरह से बेतुकी बात। और अभी तो देखना 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, 1 तारीख को पंजाब का चुनाव है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें लेके आते हैं ये लोग। ऐसी और बहुत सारी बातें आने वाली हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी नीचता तक गिर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले समय में आप लोग सतर्क रहना। आम आदमी पार्टी जिस तरह के आरोपों से घिरी है उससे निकलने की कोशिश में वो नए तरीके भी निकाल रही है। जैसे आज एक नई ड्रामा पॉलिटिक्स शुरू हुई। दिल्ली के राजीव चौक, पटेल चौक और पटेल नगर जैसे कुछ मेट्रो स्टेशंस पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ धमकी लिखी दिखी। और जैसा हर बार होता है इस बार भी आम आदमी पार्टी ने बिना किसी जांच के बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये रोज नई कहानी सुनाते हैं और कह रहे हैं कि पीएम ने कैसी बात कर दी, बताइए ये लोग क्या करते हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगा दिया कि पहले तिहाड़ जेल में 23 दिन तक अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी गई और अब सरेआम हमला करने की धमकी दी जा रही। सुन लीजिए। और आज जगह जगह खुलेआम धमकी दी जा रही है। मेट्रो स्टेशन पे लिखकर धमकी दी जा रही है, हमला करने की धमकी दी जा रही है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक में मेट्रो स्टेशन पे। मेरा सीधा आरोप है यह हमला करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, बीजेपी के द्वारा है और इसका पूरा संचालन पीएमओ और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। रोज नई कहानी सुनते रहिए। अभी तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर और वो चुनावी माहौल में लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोल रहा है। लेकिन 2 जून को सरेंडर करने के बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली। ईडी ने केजरीवाल को 14 दिन तक रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिए भैया। शुक्रवार यानी 17 मई को ईडी ने अपनी नई चार्जशीट में सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोपी बनाया है। इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि चैरियट मीडिया के कर्मचारी प्रिंस कुमार को 16 लाख रुपए हवाला के जरिए मिले थे, जिसका डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से हासिल किया गया है। इसके अलावा ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि 5 व्हाट्सएप डेटा भी मिला है, जिसमें एक आरोपी अरविंद कुमार का है, जिसने हवाला कारोबारी के जरिए चरणप्रीत सिंह को गोवा में पैसे भेजे थे। ईडी पिछले महीने दिल्ली शराब घोटाले के केस में चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है।
ईडी के मुताबिक चरणप्रीत सिंह ही गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के फंड को मैनेज कर रहा था। चरणप्रीत सिंह चुनाव में सर्वे का काम करने वाले एरिया मैनेजर, विधानसभा मैनेजर, इन सबको कैश में पेमेंट कराता था, यह आरोप है। उधर स्वाति मालीवाल पिटाई केस में भी सीएम केजरीवाल की मुश्किलें कम होती तो नहीं दिख रही। आज दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी केजरीवाल के पीए विभव कुमार को लेकर सीएम आवास पहुंची। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विभव के साथ सीएम हाउस में क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। आप सोचिए बॉस, क्या दिन आ गया है, मुख्यमंत्री के घर में क्राइम सीन रिक्रिएट हो रहा है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि 13 मई को जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना हुई, उस वक्त विभव कुमार कहां खड़ा था और स्वाति मालीवाल कहां पर थी। इतने सारे मामले सामने आने के बाद भी केजरीवाल और उनके लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और यह सब बीजेपी का किया धरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि गंभीर आरोप लगने और जेल जाने के बावजूद केजरीवाल ने कुर्सी नहीं छोड़ी। इसी पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली की एक रैली में कह दिया कि केजरीवाल फेविकोल लगाकर कुर्सी पर बैठ गए और जैसे ही बीजेपी 4 तारीख को दिल्ली के 7 सीटें जीतेगी, यह फेविकोल उखड़ जाएगा। सुनिए अमित शाह को। अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है, 7 घोटालों की जांच बाकी। भाइयों बहनों, इनके जैसा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। भ्रष्टाचार के कारण लालू जी भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। जयललिता भी जेल में गई, इस्तीफा देकर गई, और मंत्री भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। ये एक नेता ऐसे है जो जेल में तो गए मगर मुख्यमंत्री बने रहे। और ब्रेक के बाद अब आपसे जुड़ी हुई एक बड़ी अहम खबर। देखिए बॉस, गर्मी तो गजब की पड़ ही रही है और अगर ऐसी गर्मी में आपको डराने वाला कोई मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो अपने आप पसीना और तेज हो जाता है। ऐसा ही एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि गर्मियों में गाड़ी की जो टंकी है उसमें तेल ऊपर तक ना भराएं, मतलब टंकी फुल ना करवाएं, क्योंकि इससे गाड़ी में ब्लास्ट हो सकता है ये खबर आपके पास भी आई, लेकिन ये खबर सच नहीं है और इस पर इंडियन ऑयल ने बाकायदा सफाई दे दी है, जिसके मुताबिक ऑटोमोबाइल कंपनियां सभी सुरक्षा मानकों और हर मौसम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गाड़ियां बनाती हैं। इसलिए चाहे कोई भी मौसम हो, गाड़ी का टैंक फुल करवाने से कोई दिक्कत नहीं है और टैंक फुल कराना पूरी तरह से सुरक्षित है। ये बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके इंडियन ऑयल ने कहा है कि ऐसा नहीं है भाई कि आपने फुल कराया और गाड़ी में धमाका हो जाएगा। वो गाड़ी उस हिसाब से बनी हुई है भाई कि गर्मी को झेल लेगा अगर टैंक फुल भी होगा तो ऐसी अफवाहों से बचिए, टैंक फुल कराइए। और खबरों का आपको टैंक फुल रखना है तो नवभारत देखते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना।